हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जिन्हें भी पॉलिटिकल साइंस से प्रॉब्लम आ रही है वो इस चैनल को देखकर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि मेरा एक टेलीग्राम पेज भी है जो कि शांति क्लासेस नाम से ही है। तो वहाँ पर थोड़ी कम एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि मेरा टेलीग्राम पेज जिसके लिए मैंने कहा था वो मैंने 3rd डे ही बना दिया था और इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नीचे भी आपको उस पेज का लिंक मिल जाएगा और प्लस ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स डाल रखी है और काफ़ी PDF डाल रखा है, बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है। चलिए, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बर्नी। कौन है? इनका नाम क्या है? बर्नी। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है वो है गियासुद्दीन बर्नी। चलिए, इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कौन है, ये कहाँ से आए हैं और ये किस किस के काल में रहे और ये कब तक रहे। देखिए, ये अपने चाचा के साथ रहा करते थे और इनके चाचा जो थे वो कौन थे? वो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उनके क्या कहूँ ख़ास सलाहकारों में से एक थे। तो ये इस वजह से ये क्या हुआ, ये खिलजी के भी काफ़ी क्लोज चले गए और उनके शासनकाल में इनका काफ़ी अच्छा खासा काम चल रहा था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उनके काल में भी इनका काफ़ी ज़्यादा पूरा अच्छा पीरियड इनका चल रहा था। पर मोहम्मद बिन तुगलक के जो इनके क्या कहूँ, इनके जो वंशज थे जिनका नाम था सुल्तान फिरोज़ शाह, सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक, सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, तो इन्होंने इनके समय में इनके काफ़ी सारे दुश्मन हो गए और उनको अपना जो एंड का जो समय है वो भी क्या हुआ, जेल में ही बिताना पड़ा। चलिए, मैं पूरा इनका इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ। और अब तो खैर मुझे काफ़ी एक चीज़ ये कि आप लोगों को जो भी वीडियोज़ में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ वो कमेंट में मुझे फीडबैक के तौर पे बता दिया कीजिए। जैसे कि मुझे किसी का फीडबैक आया था कि बोर्ड थोड़ा दूर से दिख रहा है, तो मुझे जैसे ही पता चला मैं उस पर काम कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं शासन शब्द से पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा इनका पूरा नाम। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था जिया उद्दीन बर्नी। ठीक है, और इनका जो शासन का, इनका जो जन्म था, मृत्यु तक का जो समय था 1286 से 1359। ठीक है, और देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे बनते हैं कि कौन से शासनकाल तक इनका जो है, ये किस शासनकाल के मतलब शासक से एंड तक किस शासक काल तक ये रहे। तो ये पहले तो देख लीजिए किसमें, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से मोहम्मद बिन अलाउद्दीन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक ये इनका शासनकाल कैसा रहा? अच्छा रहा। कैसा रहा? अच्छा रहा। अब तो मुझे लगता है बोर्ड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, काफ़ी अच्छे से क्लियर दिख रहा है। और जिस काल में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जिन्हें फेस करनी पड़ी तो वो थे सुल्तान फिरोज़ तुगलक, जो कि इन्हीं के ही वंशज थे। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद इनकी बुक्स का भी अभी हाल ही में नेट का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है उसमें भी इनकी बुक का जिक्र हुआ है और बुक के बारे में पूछा गया कि ये बुक किससे रिलेटेड थी, जो कि मैं अभी बता देती हूँ। तो सब इनकी बुक्स के नाम लिखेंगे आप। पहली बुक है इनकी फतवाए जहांदारी। ठीक है,
दूसरी बुक आएगी तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। फिर तीसरी बुक आएगी सलात ए कबीर, ठीक है। फोर्थ बुक है इनकी हसरत नामा। फिफ्थ बुक है इनकी सनाए मोहम्मदी। सिक्स्थ बुक है इनायत नामाए इलाही। सेवन्थ बुक है इनकी मासर ए सादात। चलिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो अब आप ये पूरी बुक्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनमें जो इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो है फतवाए जहांगीर। इसे एक तरीके से अर्थशास्त्र से इसकी तुलना की जाती है। किससे की जाती है? ऐसे क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि फतवाए जहांदारी ये किससे रिलेटेड है। ये नेट का क्वेश्चन है, अभी आया है 9 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें आया है ये कि फतवाए जहांदारी किससे रिलेटेड है। तो देखिए ये किससे, देखिए इसे अर्थशास्त्र का नाम दिया गया। और अर्थशास्त्र क्या है? एक राजनीति के ऊपर लिखा हुआ सबसे अच्छा ग्रंथ जिसमें व्यवस्थित तौर के अंदर सभी की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कौन से राजा को किस तरह से काम करना चाहिए या किस तरह के मंत्री को किस तरह से, सभी के सिस्टमैटिक तरीके से दिया गया। तो बिल्कुल इसी में भी ऐसा दिया गया है, बिल्कुल इस बुक में भी ऐसा दिया गया है। ये भी, इसमें भी राजनीति से रिलेटेड, राजा की जितनी भी शक्तियाँ हैं या उसको किस तरह से काम करना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें इस बुक में दे रखी है। तो ये किससे रिलेटेड है? राजनीति से, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या दिया गया ना, इसमें दिया गया है कि एक मुस्लिम शासक को, ये तो अलग है और हम बात कर रहे हैं इस वाली बुक की। तो इसमें बताया गया है कि एक मुस्लिम शासक को राजनीति को किस तरीके से अपने शासन का संचालन करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने ये भी बताया है कि उसके 3 लक्ष्य होते हैं। चलिए आप ये कर लीजिए, इसके बाद मैं राजा का बताऊंगी। ये 3 ये सभी कर दिए हैं, ठीक है। ये बुक्स हैं और यहाँ हम लिखेंगे राजा के कौन कौन से काम हैं जो कि इस बुक में बताए गए हैं। यानी कि उस वक्त से सुल्तान कहा जाता था, उस वक्त तो खैर। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है? साम्राज्य को संगठन, साम्राज्य को संगठित करना और उसे क्या करना? और बढ़ाना, उसे अत्यंत यानी कि और ज़्यादा दृढ़ करना। ये राजा के काम इस बुक में बताए गए हैं। इस बुक में, किसमें? इस बुक में बताए गए हैं, ठीक है। क्लियर दिख रहा है अब तो सभी को? मैं उनका नाम नहीं जानती जिन्होंने मुझे अभी रिसेंटली कमेंट किया था कि, तो उनसे ही मैं पूछ रही हूँ कि अब क्लियर दिख रहा है। फिर दूसरा आता है राजशक्ति। राजशक्ति को देखिए, हमने जो ये साम्राज्य का निर्माण किया है या जो साम्राज्य को हमने संगठित किया है, अब उस शक्ति को हम कैसे लोगों के हितों में लगाएं, कैसे उनके हित, ऐसा क्या करें कि उससे लोगों का हित हो सके। जो शक्ति हमने अर्जित की है अपने राज्य के सुदृढ़ करके, उसे और ज़्यादा बड़ा करके, उसमें और शक्तियाँ डालकर, तो उस शक्तियों का इस्तेमाल हम जनहित में कैसे करें। तो वो वही चीज़ इसमें बताई गई है। ये सब क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का आंसर इस बुक में दे रखा है। राजशक्ति को जनहित में कैसे लगाएं, कैसे लगाएं, ये क्या है? ये भी क्वेश्चन है और इसका आंसर इसमें ही है। तीसरा जो इसमें किया गया है वो है कि राजशक्ति
अब ये जो हमने राज्य का निर्माण किया है या इससे जो ये किया है, अब इसमें वैधता कैसे प्राप्त करें, लोकप्रियता कैसे प्राप्त करें, ऐसे क्या करें कि लोग इसे अच्छे से एक्सेप्ट कर ले बिना किसी विद्रोह के, किसी भी तरीके से। तो यहाँ हम लिखेंगे राजशक्ति के लिए वैधता और लोकप्रियता कैसे की जाए। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन है। इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर इस बुक में है। किस बुक में है? फतवा ए जहानदारी में। बेसिकली इसमें ऐसा है कि राजा के काम दिए गए हैं, बताया गया है कि राजा को कैसे काम करना चाहिए या क्या काम करना चाहिए, ये इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इसमें दे रखा है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सुल्तान के कौन कौन से काम हैं जो इस बुक में दिए गए हैं, तो आप इन तीनों में से जो भी आपको टिक करना है आप उनमें से टिक करेंगे। अगर तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आप तीनों को टिक करेंगे, और अगर एक दे रखा है इन तीनों में से तो आप उस एक को चुनेंगे। और बड़े जो BA वाले जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए कि आप इस तरह से उसे पूरा विस्तार से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम राजा की ही बात कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो भी ये राज्य के बारे में सोच रहे हैं, या जो भी अपने सुल्तान के बारे में ये इमेजिन कर रहे हैं इस बुक में, तो उसका आदर्श कोई तो रहा होगा ना, ऐसा कोई आइडियल रहा होगा ना जिसको देखकर इन्होंने सोचा कि नहीं ये इस तरह से होना चाहिए। तो वो आइडियल कौन हुआ? वो आइडियल हुआ इनके मोहम्मद गजनबी। वो आइडियल कौन थे इनके? मोहम्मद गजनबी, ये आइडियल थे इनके। तो ये ऐसा मानते थे कि एक राजा को ऐसा होना चाहिए, पर उस राजा को किस तरह का होना चाहिए? एक तो उस राज्य को न्याय प्रिय होना चाहिए, यानी कि उसको न्याय पसंद होना चाहिए। उस राजा को कैसा होना चाहिए? न्याय पसंद होना चाहिए। देखिए न्याय पसंद मतलब ऐसा ना हो कि आपकी जनता पूरी तरीके से लाचार हो गई है, उन पर किसी तरह से टैक्स वैक्स डालकर या उन पर ज़बरदस्ती किस तरह का चीज़ थोपकर उन पर अन्याय हो रहा है और राजा को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। राजा को एक न्याय प्रिय होना चाहिए। देखिए न्याय हमेशा हर शासन का बेस होता है, ठीक है, वो एक नींव होती है। अगर न्याय नहीं होगा तो वैसे ही लोग राजा से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, और एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो वो उसके ऊपर कभी भी आक्रमण कर देंगे। तो एक राजा को हमेशा कैसा होना चाहिए? न्याय पसंद होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये खुद एक इस्लामिक राइटर थे, तो ये भी चाह रहे थे कि अब उनका जो भी सुल्तान होगा वो क्या करे? वो इस्लाम का सम्मान करे। क्या करे? इस्लाम का सम्मान करें। और देखिए दंड, उचित को उचित और अनुचित को अनुचित बताने वाला राजा को ये भी पता होना चाहिए कि दंड किसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए और किस वजह से दिया जा रहा है। क्या उसे सुधार के तौर पे दिया जा रहा है या फिर उसे पनिशमेंट के तौर पे दिया जा रहा है। तो ये डिफरेंट करना एक राजा का ही काम है और उस राजा को ये काम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? दंड देने के लिए उसे क्या होना चाहिए? दंड देने के लिए उसे पता होना चाहिए कि उचित व अनुचित का ज्ञान होना चाहिए उसे। उसके बाद आता है, देखिए एक राजा को हमेशा अपनी शरीयत के कानूनों का पालन करना चाहिए और उसके हिसाब से ही उसे राज्य चलाना चाहिए। इसके बारे में ये जो है मैं आगे बताऊंगी, अभी जस्ट बताती हूँ। तो देखिए शरीयत के कानून, शरीयत क्या होता है, बहुत से जो लोगों को पता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो मैं बताती हूँ कि जो पैगंबर जो साहब हैं उनकी जो भी शिक्षाएं हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। और बरनी क्या कहते हैं कि एक राजा को हमेशा शरीयत के कानून का पालन करना चाहिए, उसके हिसाब से ही राज्य का संचालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सभी देख लीजिए। इसके बाद मैं कानून के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से कानूनों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है।
अगला टॉपिक आता है हमारा कानून। अगला टॉपिक है हमारा कानून। इस कानून को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला बांटा है इन्होंने शरीयत में, और दूसरा बांटा है जवाबित। ये कौन है? ये राजा द्वारा निर्मित है, राजा के द्वारा बनाए हुए कानून। ठीक है, राजा के द्वारा बनाए गए कानून कौन से हैं? ये वाले। और जो पैगंबर साहब की शिक्षाएं हैं उन्हें कहा जाता है शरीयत। ठीक है, उन्हें कहा जाता है शरीयत। देखिए, तो वैसे तो उन्होंने दोनों को ही वेटेज दी है, पर वो ऐसे कहते हैं कि एक राजा को हमेशा चाहे व्यक्तिगत हो चाहे राजनीतिक हो, हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? हमेशा शरीयत के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि वो ज़्यादा पवित्र होती हैं। उसमें एक कहते हैं हम पवित्र बातें लिखी हैं जिससे कोई भी राजा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता या अपना लालच में पड़ के कुछ गलत नहीं कर सकता। तो सभी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। लेकिन चूँकि अब समय बदल गया है, वक्त बदल गया है, तो अलग अलग लोगों को हैंडल करने के लिए राजा खुद भी अपने खुद के दिमाग से भी कुछ कानून का निर्माण करेगा। तो वो कानून कहलाएंगे जवाबित। वो कानून कौन से कहलाएंगे? जवाबित। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि राजा को कोई भी कानून बनाना होगा तो वो हमेशा शरीयत को ध्यान में रखकर ही करेगा। मान लीजिए उसने अगर ऐसा नहीं कर पाया, मान लीजिए उसने ऐसा नहीं किया है और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि वो ना चाहते हुए भी शरीयत के कानून का पालन नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो ये जो कानून बनेंगे तो वो इस कानून के अंदर अगर इसकी कमी पड़ रही है तो वो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। वो क्या करेगा? उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। जो भी इसकी कमी, इसको शामिल ना करने की वजह से जो भी कमी आई है, जो भी खालीपन आया है, जो भी नुकसान हुआ है शरीयत के ओर, तो वो हमेशा उसको क्या करेगा? उस क्षतिपूर्ति को, यानी कि जो भी गलती हुई उसको सही करने की कोशिश करेगा। और राजा कभी भी इस तरह के कानून नहीं लागू कर सकता जो आम जनता को कष्ट देने लायक हो या जिससे आम जनता परेशान हो जाए, उसकी प्रजा परेशान हो जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसने कानून को 2 भागों में बांटा है। और वो 2 कौन से हमेशा इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, या बीए के अंदर जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इवन बर्नी की बुक्स भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है। फिर अब हम बात करते हैं, देखिए कि वो धर्म को लेकर किस तरह से बात करें। देखिए कि उनका ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि वो हिंदू या धर्म या मोहम्मदन या मुस्लिम धर्म को ज़्यादा मानते हैं। उनका बेसिकली कहना ये था कि जब भी आप दंड दें तो जब आप मुसलमानों को दंड दें तो वो शरीयत के अकॉर्डिंग दें, लेकिन जब आप हिंदुओं को दंड दें तो आप इसके अकॉर्डिंग दंड दें। बेसिकली मृत्यु दंड आप देना चाहें हिंदुओं को तो आप दे सकते हैं, बट चूँकि वो एक इस्लामिक कट्टर थे तो वो हमेशा अपने जो भी इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं उनको थोड़ा मैं क्या कहूँ, डिस्काउंट दे देते थे। तो वो यही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा की हम बात करें तो इनका शिक्षा में इनका मानना ये था कि कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों के ही जो निम्न श्रेणी के जो भी लोग होंगे, जो नीचे तबके वाले लोग होंगे, उन तबके वाले लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। यहाँ हम इसकी आलोचना कर सकते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं बर्नी ने ऐसा मानता का व्यवहार किया है। उसने निम्न वर्ग, हो सकता है कि भले ही कोई इंसान है जो निम्न वर्ग में पैदा हुआ है लेकिन वो दिमाग से काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना तेज है या उस बाय बर्थ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसकी जो इंटेलिजेंसी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है शिक्षा के द्वारा, लेकिन बिकॉज ऑफ द निम्न श्रेणी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तो एक अगर आपकी आलोचना में पूछी जाती है तो आप ये भी कह सकते हैं कि बर्नी ने क्या ऐसा किया है, असमानता का व्यवहार किया है। ठीक है, असमानता का व्यवहार किया है बर्नी ने। ठीक है,
चलिए, इसके बाद हम शासक वर्ग की बात करें। इसके बाद हम बात करते हैं कर की। ठीक है, देखिए जिस वक्त बर्नी आया था, तो जिस वक्त बर्नी था उस काल में क्या हुआ ना कि बहुत सारे जो कुलीन वर्ग के लोग जो थे, जो कि राज करते थे, तो उस वक्त क्या होना कि उन लोगों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई। वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में चले गए। इनफैक्ट उनसे शक्तियाँ वगैरह भी छीन ली गई। तो सारी जो शक्तियाँ हैं, यानी कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण था, अब वो केंद्रीकरण हो गया है। और वो केंद्रीकरण किसके पास चला गया है? वो सुल्तान के पास चला गया है। और वो सुल्तान के पास चला गया है तो उसको वो अपनी सल्तनत को बढ़ाए रखने के लिए और उसे और ज़्यादा दृढ़ करने के लिए, वो लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर कर लगाता है। तो उस कर को कहा जाता है इक्ता। क्या कहा जाता था उस कर को? इक्ता। ठीक है, और इसमें जो जमींदार जो लोग थे, जो इनसे अपॉइंट कर रखे थे, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? इक्तादार। क्या कहा जाता था? इक्तादार। ठीक है, तो ये कौन से होते थे? ये जमींदार होते थे बेसिकली, जिसे हम कहते हैं कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग, एलिट वर्ग जिसे हम कहते हैं एलिट वर्ग। तो इनको चुनने का काम कौन करता था? सुल्तान। ठीक है, ये कौन करता था? सुल्तान करता था। ठीक है, तो अब इन लोग को चुनने के लिए भी कुछ कंडीशंस रखी गई थी। हर कोई कुलीन वर्ग में नहीं आ सकता, एलिट वर्ग की फिर तो हर कोई बन जाएगा इक्तादार। तो इसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस रखी गई थी। पहला तो ये कि उसे एक उच्च वर्ग में पैदा होना होगा। बेसिकली उसे किस में पैदा करेगा? कुलीन वर्ग में ही पैदा होना पड़ेगा उसे। ठीक है, उसके बाद उसे शरीयत का वो सम्मान करता हो, उनकी शक्तियों मतलब उनके जो कानून हो उसमें उसे यकीन आता हो, और वो राजा के प्रति वफादार हो, जिम्मेदार हो, वो अपने सुल्तान से कभी दगा ना करे। इस तरह की कुछ कंडीशंस थी जिनके बेसिस के ऊपर ही इन्हें चुना जाता था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी बाज़ार की व्यवस्था के बारे में कि बाज़ार व्यवस्था को इसने किस तरह से बांटा था। देखिए, बाज़ार व्यवस्था को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा था? देखिए, बाज़ार का जो नियंत्रण करने वाला था, बाज़ार का जो नियंत्रण करने वाले थे वाले को क्या कहा जाता था? बाज़ार नियंत्रण करने वाले को दीवाने, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, दीवाने रियासत। ठीक है, दीवाने रियासत। इसके बाद जो दूसरी आता है अनाज। ठीक है, अनाज मंडी के ऊपर जो नियंत्रण करता था उसे कहा जाता था सबानाए मंडी। नियंत्रण करने वाले को कहा जाता था सबानाए मंडी। ठीक है, इसके बाद कहा जाता था कि प्राकृतिक आपदा। ठीक है, एक चीज़ ये भी थी कि मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, मान लीजिए राज्य में सूखा आ गया, अकाल आ गया, या किस तरह का भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, लोगों की फसलें ख़राब हो गई, लोगों के पास कर देने के लिए अनाज नहीं है, प्रॉपर पैसे नहीं है जिससे वो कर दे सकें। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बर्नी कहता है कि एक सुल्तान को इस समय कर नहीं लेना चाहिए। जब इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो इस तरह के टाइम में क्या करना चाहिए? राजा को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए, ये बाज़ार व्यवस्था का आप ये लिखिए। इसके बाद आता है इसका न्यायालय, जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, न्यायालय बिल्कुल इसने भी कौटिल्य की तरह दो भागों में बांटा है। यहाँ आएगा दीवानी न्यायालय और ये कौन सा आएगा? अपराधी। ठीक है, अब तो राइटिंग गंदी नहीं लग रही ना, हैंड राइटिंग। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करता था? वो सुल्तान ही करता था।
और मतलब खुद तो वो बेसिकली खुद ही होता था, क्योंकि वो खुद एक न्यायप्रिय होना चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश वो होता था। लेकिन उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके अपॉइंटमेंट कौन करता था? वो सुल्तान ही करता था। और उस वक्त न्यायाधीश का जो मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसे कहा जाता था काजी उल कुज़त। काजी उल कुज़त, ये सही से लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये होते थे मुख्य, इनको इस नाम से जाना जाता था, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश होते थे ये, ठीक है। और वहीं जो भी आर्थिक मान लीजिए इन्हें कब यूज़ किया, मतलब इनका इस्तेमाल कब किया जाता था? आर्थिक मामलों में। जो भी आर्थिक मामले होंगे उसमें इनकी राय लेने के लिए इनसे इनकी राय ली जाती थी। जो भी आर्थिक मामले होंगे उसमें इनसे राय ली जाती थी। और एक होते थे धार्मिक मामलों के लिए, ये तो होते थे आर्थिक के लिए। और जो धार्मिक मामलों के लिए न्यायाधीश होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सदर उल मुल्क, ठीक है। ये किस लिए होते थे? धार्मिक मामलों के लिए, ठीक है, धार्मिक मामलों के लिए। और जो भी आप फैसला करेंगे या जो भी आप बाज़ार व्यवस्था करेंगे या न्यायालय करेंगे या जो भी चीज़ करेंगे, उसका बेस कौन होना चाहिए था? शरीयत। वो काफ़ी ज़्यादा मानते थे शरीयत को, और कहा करते थे कि इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा है कि राजा को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के अंदर शरीयत के कानूनों का पालन करना चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए, उस हिसाब से अपनी जनता को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो यह आपका होता है बरनी। मैंने बहुत ही अच्छे से इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फैक्चुअल और जो बेस समझानी चाहिए वो सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। प्लीज़ शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शेयर कीजिए। और